2004 में फिलाडेल्फिया के शहर में बार्कले प्राइम नाम का एक नया रेस्टोरेंट खुला। रिसर्च के मुताबिक 25% नए रेस्टोरेंट्स पहले साल में ही बंद हो जाते हैं और बाकी 60% अगले 3 सालों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट चलाने के खर्चे बहुत होते हैं, कंपटीशन बहुत होता है, कस्टमर्स नहीं आते। लेकिन ये रेस्टोरेंट सिर्फ चला ही नहीं, बल्कि इतना फेमस हुआ कि इसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूएसए टुडे और दूसरे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में खबर आई। बार्कले प्राइम के पास ना तो एडवर्टाइजिंग के लिए कोई बहुत सारा पैसा था, और ये भी जान लीजिए कि ये एक स्टेक हाउस रेस्टोरेंट था। यहाँ स्टेक मिलती थी, और फिलाडेल्फिया में स्टेक खाने के लिए सैकड़ों रेस्टोरेंट्स हैं, हर रेस्टोरेंट में स्टेक मिलती है। तो आखिर ये इतना फेमस कैसे हुआ? इस रेस्टोरेंट को फेमस करने में हावर्ड वेन ने मदद की, जो कि एक जीनियस मार्केटर हैं। उन्हें पता था कि लोगों को किस तरह अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करना है। अब जानते हैं कि उन्होंने बार्कले प्राइम को कैसे इतना कामयाब बनाया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के अंदर नॉर्मल चेयर्स और टेबल्स के बजाय सोफे रखे। इसके अलावा रेस्टोरेंट को जितना खूबसूरत बना सकते थे बनाया। अच्छा और वैरायटी का खाना रखा। लेकिन सिर्फ अच्छा माहौल और अच्छा खाना काफ़ी नहीं होता। हावर्ड वेन को कुछ ऐसा चाहिए था जिससे बार्कले प्राइम के बारे में लोग बात करें, उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन दें। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल और टेस्टी स्टेक बनाई। फिलाडेल्फिया में जो स्टेक मिलती है वो आमतौर पर $4 से $5 की होती है, लेकिन हावर्ड वेन ने अपनी स्पेशल स्टेक का प्राइस $100 रखा। जब लोगों ने ये सुना कि बार्कले प्राइम में $100 की स्टेक मिल रही है, तो बहुत से लोग आने लगे। उन्हें स्टेक बहुत ज़्यादा पसंद भी आई, और वो दूसरे के साथ भी ये चीज़ शेयर करने लगे, और ये चीज़ शेयर होते होते बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। इसके अलावा बार्कले प्राइम के शेफ को भी अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर बुलाया गया और स्टेक बनवाई गई। फुटबॉलर डेविड बैकम भी जब फिलाडेल्फिया में आए थे तो उन्होंने भी ये स्टेक खाई थी। जो भी लोग फिलाडेल्फिया में रहते हैं, ज़्यादातर को बार्कले प्राइम के बारे में पता होता है। अब सवाल ये है कि कोई भी कंटेंट कैसे वायरल होता है। कंटेंट का लफ्ज़ इस वीडियो में बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए ये जान लीजिए कि इसका मतलब है कोई भी प्रोडक्ट, न्यूज़, आइडियाज़, स्पीच, वीडियो एसेट्रा। कंटेंट के वायरल होने के पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि कुछ प्रोडक्ट्स दूसरों से बेहतर होते हैं, इसलिए लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सादे फ़ोन से स्मार्टफोन पे जाना, लैपटॉप्स का इस्तेमाल, क्योंकि वो कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा रीज़न है प्राइसिंग। अगर दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हैं तो लोग वहाँ से खरीदेंगे जिसका प्राइस कम होगा। तीसरा रीज़न है एडवर्टाइजिंग। जिस प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होगी, लोग उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे और ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन सिर्फ ये तीन रीजंस नहीं होते। जैसे बार्कले प्राइम की एडवर्टाइजिंग के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया था। इसके अलावा उसके प्राइस भी ज़्यादा थे। उसकी स्टेक अच्छी थी, लेकिन लोगों को किसी और चीज़ ने अट्रैक्ट किया था। इसके अलावा नेम्स में भी ये चीज़ होती है। जैसे दो नाम हैं, ओलिविया और रोजेली। इन दोनों नामों में 7 लेटर्स हैं, दोनों वॉवल्स पे ख़त्म होते हैं। दोनों ही अच्छे नाम हैं, लेकिन लोग ओलिविया ज़्यादा रखते हैं, रोज़ेली कम रखते हैं। और यहाँ पे भी ऊपर बताए गए तीनों रीज़न्स में से एक भी रीज़न अप्लाई नहीं होता। यही चीज़ यूट्यूब वीडियोज़ के लिए भी है। कभी-कभार बहुत अच्छी वीडियो को हज़ार व्यूज़ भी नहीं मिलते, जबकि दूसरी तरफ एक बेकार कैमरे से बनाई गई वीडियो बहुत वायरल हो जाती है। इसलिए ये तो साफ़ है कि इन 3 रीज़न्स के अलावा ऐसे बहुत से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से कंटेंट वायरल होता है। तो आज मैं आपको एक एक्सपर्ट मार्केटर जोना बर्जर की बुक कंटेजियस में से कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स बताऊंगा, जिनकी हेल्प से आपका कंटेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। पहली टेक्निक है सोशल करेंसी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट वायरल हो तो उसे वर्ड ऑफ माउथ मिलना चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है कि आपके बिजनेस या कंटेंट के बारे में लोग बात करें, एक इंसान दूसरे को बताए, फिर वो दो और लोगों को बताए, फिर वो और चार लोगों को बताए, और इस तरह आपका कंटेंट फैलता रहे। वर्ड ऑफ माउथ के लिए सोशल करेंसी की टेक्निक का यूज़ करें। सोशल करेंसी क्या है, ये मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। न्यूयॉर्क में एक हॉट डॉग रेस्टोरेंट है जिसका नाम है क्रिफ डॉग्स। उस रेस्टोरेंट में बहुत से कस्टमर्स आते हैं और उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है सिवाय एक चीज़ के। उस रेस्टोरेंट के अंदर कोने पर एक फ़ोन बूथ है। उस फ़ोन बूथ के अंदर अगर आप जाओगे और नंबर 2 दबाओगे तो फ़ोन में से एक आवाज़ आएगी, क्या आपके पास रिजर्वेशन है? और फिर उस फ़ोन बूथ के अंदर से एक सीक्रेट डोर खुलेगा, और जब आप अंदर जाओगे तो एक बार होगा। न्यूयॉर्क शहर में 2000 से भी ज़्यादा बार्स हैं, लेकिन ये वाला बार जिसका नाम प्लीज़ डोंट टेल है, यहाँ पे दोपहर 3 बजे रिजर्वेशन शुरू होती है और 3:30 तक रिजर्वेशन पूरी हो जाती हैं। ये भी बता दूं कि इस बार ने आज तक एडवर्टाइजिंग पे एक पैसा भी खर्च नहीं किया। उनकी सारी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ की वजह से होती है। अब सवाल ये है कि वर्ड ऑफ माउथ कैसे हुआ, क्यों लोगों ने इस बार के बारे में इतनी बात की, क्यों अपने दोस्तों को बताया, फैमिली को बताया, सोशल मीडिया पे शेयर किया। इसकी वजह है सोशल करेंसी। जैसे हमारे पास रुपीस, डॉलर्स, यूरोस वगैरह होते हैं जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं, उसी तरह सोशल करेंसी भी एक करेंसी है जिससे हम दूसरे लोगों के सामने अच्छे दिखते हैं, इंपॉर्टेंट फील करते हैं।
हम उन चीज़ों के बारे में दूसरों से बात करते हैं जिससे हमें सोशल करेंसी मिले, मतलब हम दूसरों के सामने अच्छे दिखें। अगर आप घर के नीचे पानी पूरी खाएंगे तो किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप किसी अच्छी महंगी जगह पर जाके खाना खाएंगे तो दोस्तों को बताएंगे, कभी कभार सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, क्योंकि उससे आप दूसरे लोगों के सामने अच्छे दिखोगे। इसी तरह जब लोगों को आप अपने अचीवमेंट्स बताते हो या फिर इनकम वगैरह बताते हो तो वो भी बड़ा चढ़ा के बताते हो। हम अक्सर फुटबॉल और क्रिकेट मैचेस के बारे में बात करते हैं ये दिखाने के लिए कि हमें भी कितना ज़्यादा पता है। हम बातों बातों में जोक्स मारते हैं ताकि हम फनी दिखें। हम ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे हम कमतर दिखें या बोरिंग लगें या दूसरों के सामने किसी भी तरह से अच्छे ना दिखें। इन शॉर्ट, अगर आपका बिजनेस या कंटेंट लोगों को सोशल करेंसी दे, मतलब उन्हें दूसरों के सामने अच्छा दिखाए, इंपॉर्टेंट फील करवाए, तो आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर बात करेंगे। सोशल करेंसी देने के लिए आपका कंटेंट रिमार्केबल होना चाहिए। रिमार्केबल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कुछ हट के हो, नॉर्मल से अलग, कुछ ऐसा जो सुन के या देख के आप हैरान हो, कुछ इंटरेस्टिंग। रिमार्केबल चीज़ों की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि वो शेयर करने लायक हों। हम उनके बारे में बात करें, उनके बारे में बात करे बगैर या शेयर करे बगैर नहीं रह सकें। जैसे किसी फेमस एक्टर की डेथ हो जाए, एप्पल अपना कोई नया और अलग प्रोडक्ट निकाले, अभी ऑस्कर्स में एक थप्पड़ वाला सीन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि ये सरप्राइजिंग है, इस लाइक हैं कि इन्हें शेयर किया जाए। जहाँ नॉर्मली $4 से $5 की स्टेक मिलती है और वहाँ अचानक $100 की स्टेक आ जाए तो लोग उसके बारे में बात करेंगे। किसी हॉट डॉग्स के रेस्टोरेंट में कोई सीक्रेट बार हो तो लोग उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग है, कुछ ऐसा है जो लोगों को हैरान कर दे, तो लोग उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि उससे उन्हें सोशल करेंसी मिलती है। स्नैपल नाम की कंपनी है जो ड्रिंक्स और जूसेस बनाती है, और उनके जो कैप्स होते हैं उस पे कुछ अलग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे होते हैं। जैसे कैंगरूज बैकवर्ड्स नहीं चल सकते, एक गिलास का बॉल एक रबड़ के बॉल से ज़्यादा बाउंस कर सकता है, एक एवरेज इंसान अपनी ज़िंदगी के 2 हफ्ते ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट्स चेंज होने का इंतज़ार करता है। अब जो लोग स्नैपल पीते होंगे वो लाजमी अपने दोस्तों के साथ ये फैक्ट्स शेयर करते होंगे। कई बार तो लोग इन फैक्ट्स वाले कैप्स को जमा करने के लिए स्नैपल पीते होंगे। अगर किसी प्रोडक्ट को रिमार्केबल बनाना है तो अपने आप से ये पूछिए कि मैं अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या कर सकता हूँ जो लोग सोच भी नहीं सकें, जो नॉर्मल ना हो, जो बाकी चीज़ों से हट कर हो। दूसरी टेक्निक है ट्रिगर्स। मान लो दो चीज़ें हैं, एक है हनी नट चीरियोस और दूसरी है वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड। हनी नट चीरियोस एक सीरियल है जो लोग नाश्ते में खाते हैं, और वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड एक अम्यूजमेंट पार्क है जिसमें बहुत सी राइड्स और बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, और अगर आप इसका नाम अमेरिका में बच्चों के सामने लोगे तो बहुत खुश होते हैं। अब ये बताओ कि इन दोनों चीज़ों में से किसे ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ मिलता होगा, किसके बारे में लोग ज़्यादा बात करते होंगे, एक ब्रेकफास्ट सीरियल के बारे में या एक ऐसी जगह जिसमें शेयर करने लायक बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप शेयर करो तो आप लोगों के सामने बहुत अच्छे दिख सकते हो। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड को ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, लेकिन एक्चुअल में हनी नट चीरियोस को ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वर्ड ऑफ माउथ मतलब कि लोग आपके कंटेंट के बारे में बात करें, उसे शेयर करें, चाहे वो फेस टू फेस हो या फिर ऑनलाइन। वर्ड ऑफ माउथ दो तरह के होते हैं, इमीडिएट वर्ड ऑफ माउथ और ऑनगोइंग वर्ड ऑफ माउथ। मान लो आप आज के दिन वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड गए, तो आज और कल के दिन आप सोशल मीडिया पे बहुत सी तस्वीरें डालोगे, वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के बारे में बात भी करोगे। हो सकता है कि अगले 4-5 दिन तक आप इसके बारे में बात करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगले 1 साल तक हर हफ्ते इसके बारे में बात करोगे। ऐसे वर्ड ऑफ माउथ को इमीडिएट वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, मतलब जो फौरन फौरन हो। ये वर्ड ऑफ माउथ लोग ज़्यादातर सोशल करेंसी के लिए करते हैं, जैसा कि हमने पहली टेक्निक में डिस्कस किया है। लेकिन जो दूसरा टाइप का वर्ड ऑफ माउथ है वो है ऑनगोइंग वर्ड ऑफ माउथ, मतलब जो कंटिन्यूसली होता रहे। हम पूरे दिन में कितनी बातें करते हैं, कितनी चीज़ें कहते हैं, तो क्या वो सब सोशल करेंसी के लिए कहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम ज़्यादातर वो बातें करते हैं जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, और हमारे दिमाग में जो बातें आती हैं वो ट्रिगर्स की वजह से आती हैं। मान लो आप एक दोस्त से मिलने गए जिसे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो उसे देखते ही आपको क्रिकेट याद आएगा। फिर आप कल रात को होने वाले क्रिकेट मैच के बारे में बात करोगे। फिर वो आपका दोस्त आपको यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातें करेगा, और फिर आपको याद आएगा कि हाँ यार, मैंने भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, और आप उसे उसके बारे में बताओगे। इन सब को ट्रिगर्स कहते हैं। ट्रिगर मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको कोई और चीज़ याद दिलाए। जैसे जब आप स्कूल या यूनिवर्सिटी में होते हो तो आपको उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं, जैसे अगली क्लास कौन सी है, मेरे पास ये काम हुआ हुआ है या नहीं, ये नहीं हुआ हुआ, अगले एग्जाम्स कब होंगे, मेरे स्कूल के दोस्त कहाँ हैं, एसेट्रा। या मान लो जब आप यूनिवर्सिटी में किसी को क्रिकेट खेलता हुआ देखते हो तो आप सोचते हो कि यार मैंने कल वाला क्रिकेट मैच नहीं देखा, चलो उसके हाइलाइट्स देखता हूँ। इसी तरह जब क्रिकेट में कोई बड़ा क्रिकेटर रिटायर होता है तो उस रिटायरमेंट के बाद लोग पुराने क्रिकेटर्स को भी याद करते हैं, लोग उनके रिटायरमेंट को भी
इंटरनेट पर सर्च करते हैं। ट्रिगर्स की हमें एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल मार्स से मिलती है। मार्स एक चॉकलेट है जो आप सबने देखी होगी। 1997 में मार्स चॉकलेट के सेल्स अचानक बहुत बढ़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सेल्स अचानक इतने कैसे बढ़ गए, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट की थी और ना ही अपनी मार्केटिंग में कोई चेंजेस की थी। हुआ ये था कि 1997 में नासा, जो कि स्पेस और प्लेनेट वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं, उन्होंने 1997 में एक दूसरे प्लेनेट में जाके वहाँ के सैंपल्स कलेक्ट किए थे और वो प्लेनेट था मार्स। अब जब नासा का ये मिशन कामयाब हुआ तो हर जगह न्यूज़ पे नासा के इस मिशन के बारे में बताया जा रहा था। अब ये जो मार्स है, ये एक प्लेनेट है, लेकिन इसका नाम सुनते ही लोगों को मार्स चॉकलेट याद आई और उसकी सेल बहुत बढ़ गई। इसी तरह रेबिका ब्लैक का एक सॉन्ग है जिसका नाम है फ्राइडे। ऑथर ने इसका ग्राफ शेयर किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस सॉन्ग को फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि फ्राइडे के दिन लोगों को ये सॉन्ग याद आता है। यहाँ लेसन ये है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में याद दिलाएंगे, उतना ज़्यादा वो उसे खरीदेंगे। ट्रिगर्स का यूज़ किटकैट चॉकलेट ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। किटकैट की 2007 में सेल्स बहुत ही कम हो गई थी। लोगों को ये चॉकलेट पसंद थी, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा खरीद नहीं रहे थे। किटकैट को चाहिए था कि वो लोगों को उसकी याद दिलाएं। इसके लिए उन्होंने किटकैट को कॉफ़ी के साथ मिला दिया। उन्होंने कुछ एड्स दिखाएं जिसमें एक आदमी कॉफ़ी पी रहा होता है और किटकैट मांगता है, या फिर किटकैट और कॉफ़ी एक साथ एक टेबल पर पड़े होते हैं। इन शॉर्ट, उन्होंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। इस ऐड के बाद किटकैट की सेल बहुत बढ़ गई, क्योंकि अब लोगों को किटकैट चॉकलेट ज़्यादा याद आ रही थी और उसकी वजह थी वो कॉफ़ी, जो कि किटकैट के लिए एक ट्रिगर बन गई थी। ऑथर कहते हैं कि एक अच्छे ट्रिगर में दो क्वालिटीज़ होती हैं। पहली है फ्रीक्वेंसी, मतलब एक ऐसा ट्रिगर जो लोगों को बार बार दिखता हो। जैसे अगर किटकैट कंपनी चाहती तो कॉफ़ी की जगह हॉट चॉकलेट भी रख सकती थी, लेकिन कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं और अब कॉफ़ी देखते ही उन्हें किटकैट भी याद आती है। इसलिए एक ऐसा ट्रिगर यूज़ करो जो लोगों को ज़्यादा दिखता हो। सेकंड क्वालिटी है एक ऐसा ट्रिगर जो कम यूज़ हुआ हो। मान लो आप अपने प्रोडक्ट को रेड कलर के साथ मिक्स कर देते हो, मतलब रेड कलर को उसके लिए ट्रिगर बनाते हो, लेकिन वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि रेड कलर से लोगों को बहुत सी चीज़ें याद आती हैं, जैसे लव, रोजेज, स्पोर्ट्स कार, कोका कोला एक्सेट्रा। इसलिए कैसे ट्रिगर चूज़ करना जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो लेकिन यूज़ कम हुआ हो। अब चलते हैं थर्ड टेक्निक पे। कुछ सालों पहले एक वीडियो बहुत ही वायरल हुई थी। उस पर 250 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आए थे। ये वीडियो ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट की थी। इस वीडियो में होता यह है कि एक औरत आती है जिनकी एज 47 ईयर्स होती है। वो बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं होती, अजीब से कपड़े पहने होते हैं। वो कहती है कि वो एक सिंगर बनना चाहती है, जिसके बाद ऑडियंस, जजेस सब हंसते हैं। लेकिन जब वो गाना शुरू करती है तो सब हैरान रह जाते हैं। वो इतना अच्छा गाती है कि सबकी हंसी बंद हो जाती है और सब तालियां बजाते हैं। इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ है जो और भी वायरल चीज़ों में देखी गई है। जैसे जब ऑथर और उनकी टीम ने मोस्ट वायरल आर्टिकल्स को देखा, तो उनमें भी कहीं सारे आर्टिकल्स में ये चीज़ देखी गई थी। और इस पॉइंट से आप सब भी अग्री करेंगे कि इस तरह की चीज़ें वायरल होती हैं। इन्हें वर्ड ऑफ माउथ भी मिलता है और लोग इन्हें शेयर भी करते हैं। इस वीडियो में इमोशन है, लेकिन इमोशन कहना सही नहीं होगा। अगर और ज़्यादा स्पेसिफिक करके बताऊं तो इस वीडियो में इमोशन ऑफ ऑ है। ऑ एक ऐसा इमोशन है जिसमें सरप्राइज या डर हो और उसके साथ रिस्पेक्ट भी हो। मतलब कोई कुछ ऐसा करे कि हम बिल्कुल हैरान हो जाएं या डर जाएं, लेकिन साथ ही हम उस चीज़ की इज्जत भी करें। जैसे सूजन बॉयले, जो कि इस 47 ईयर ओल्ड लेडी का नाम है। इन्होंने जब गाना शुरू किया तो सब हैरान हो गए और साथ ही उन्होंने सूजन की रिस्पेक्ट भी की। इसी तरह कुछ टाइम पहले मैंने एक आदमी की वीडियो देखी थी जो कि कराटे कर रहा था और उसके हाथ पैर नहीं थे। उस वीडियो पे भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे। ये वीडियो भी शॉकिंग है और साथ ही इनके लिए इज्जत भी निकलती है। अब सवाल ये है कि ऑ के इमोशन के अलावा और भी इमोशन से चीज़ें वायरल होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस की वजह से चीज़ें वायरल होती हैं और कुछ कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस से चीज़ें वायरल होती हैं। ये दोनों जवाब गलत हैं। ऑथर और उनकी टीम ने इस पर काफ़ी रिसर्च की है और वो कहते हैं कि इमोशंस जिनके अंदर फिजियोलॉजिकल अराउजल हो, ऐसे इमोशन से चीज़ें वायरल होती हैं। फिजियोलॉजिकल अराउजल मतलब ये कि आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। जैसे मान लो क्रिकेट में आपकी जो टीम है वो फाइनल्स में है और लास्ट ओवर चल रहा है। ऐसे में आप फिजियोलॉजिकल अराउज्ड हो जाते हो। या फिर जब आप कोई ऐसी चीज़ देख लो जिससे आप बहुत ज़्यादा डर जाओ, तो उस वक्त भी आप फिजियोलॉजिकली अराउज्ड हो जाते हो। ये जब बहुत गुस्से में आ जाओ तो उस वक्त भी यही होता है। इसके अलावा कभी आपको आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर्स सरप्राइज दें जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाओ, तो उसमें भी यही होता है। लेकिन मान लो कि अगर आप कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो तो फिजियोलॉजिकल अराउजल नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में आपका कुछ भी करने का दिल नहीं करता, या अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो और रिलैक्स्ड हो तो वो भी
फिजियोलॉजिकल अराउजल नहीं है, क्योंकि उसमें भी आप खुश तो हो, लेकिन आपको कुछ एक्शन लेने का दिल नहीं करता। आपका दिल चाहता है कि आप बस रिलैक्स करो। इसका यूज़ BMW ने बहुत अच्छे से किया था। नॉर्मली जो गाड़ियों की ऐड होती हैं, उनमें गाड़ियाँ चलाते हुए दिखाते हैं कि गाड़ी चलते हुए कैसी दिख रही है, कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन BMW ने 2001 में कुछ एड्स दिखाई थी जिनमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसमें किडनैपिंग, FBI रेड्स और इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही थी, जो कि पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन फिजियोलॉजिकली अराउजिंग थी। ये ऐड काफ़ी हिट भी हुई और BMW की सेल्स भी बहुत बढ़ी। इसलिए आप भी इमोशन ऑफ ऑ और दूसरे फिजियोलॉजिकली अराउजिंग इमोशंस का यूज़ करें। बाकी 3 टेक्निक्स आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं।